आपने बाईपास सर्जरी की बात की, तो प्लीज़ बताइए बाईपास सर्जरी क्यों करानी पड़ती है? हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी पोस्ट केयर फिर हम कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन देखिए, करिए। बाईपास सर्जरी जैसा मैंने बताया आपको कि जब हमारी नसों में कोरोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं, उनमें मेजर ब्लॉकेज आ जाते हैं और उस कंडीशन में हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो रही है, या तो अगर वो एक्यूटली कम होगी, जल्दी कम होगी तो आपको हार्ट अटैक आएगा। और अगर एक फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है तो जब आप चलेंगे, दौड़ेंगे, आपको पेन होगा, उसको एंजाइना कहते हैं। तो इस तरह के जब आपके सिम्पटम्स हैं, डॉक्टर आपको एक एंजियोग्राफी सजेस्ट करेंगे। उस एंजियोग्राफी में जब आपको बताया जाएगा कि आपकी तीनों नसें ब्लॉक हैं या 2 नसों में ज़्यादा ब्लॉकेज है, तब आपको बाईपास सर्जरी रिकमेंड होगी। इस सर्जरी में हम छाती के अंदर से नई नसें आर्टरीज़ को लेके या पैर से वेन्स को लेके नए चैनल्स या कंड्यूट्स बनाते हैं और उससे हार्ट को एक एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई मिलती है, ब्लॉकेज बाईपास हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई हार्ट की रिस्टोर हो जाती है, तो जो सिम्पटम्स होते हैं एंजाइना वगैरह के वो खत्म हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाता है। ये वाली सर्जरी बहुत सेफ है। आजकल ये सर्जरी बीटिंग हार्ट पे होती है। काफ़ी पहले से बीटिंग हार्ट पे हो रही है, बट इंडिया में खास तौर से सिर्फ बीटिंग हार्ट पे होती है, जहाँ पे हार्ट को रोका नहीं जाता, हार्ट चलता रहता है। उसके ऊपर, चलते हुए हार्ट के ऊपर हमारे पास एक मशीन होती है ऑक्टोपस। वो एक इस तरह के उसके दो लिम्स होते हैं, वो हार्ट के एक पर्टिकुलर पोर्शन को स्टेबलाइज कर देते हैं और वो चलते हुए हार्ट पे हम नसें लगा देते हैं। तो चलते हुए हार्ट पे सर्जरी परफॉर्म होती है। जी हाँ, बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं उसको। और इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ की रिकवरी बहुत क्विक होती है, हार्ट को बंद नहीं करना पड़ता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट कम है, किडनी भी प्रोटेक्टेड रहती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। सो इसीलिए इसका सक्सेस रेट ओवर 99% है। कोई कॉम्प्लिकेशंस इसके? देखिए, 1% कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ में है। हाँ। उसी तरह छोटे-मोटे कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका हार्ट फंक्शन खराब है, आपकी नसें खराब है, तो 1% ओवरऑल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बट स्टिल इट इज़ वेरी सेफ। If we say 99% success rate, 1% or less, is the rate of complications. तो कोई ऐसा केस आपके साथ हुआ है या आपने कभी देखा सुना हो कि सर्जरी के बाद भी चीजें नहीं ठीक हुई तो दोबारा सर्जरी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ी है? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है और अक्सर जब ऐसा होता है तो हमें इस बात का आभास रहता है कि ऐसा हो सकता है, तो मरीज को बता दिया जाता है। ये आमतौर पे ऐसा उन केसेस में होता है जिनमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होते हैं, नसों की हालत ख़राब होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, कई बार जैसे इमरजेंसी वगैरह आपने सर्जरी की और उसमें ब्लड थिनर वगैरह दिया रहता है मरीज़ को, खून ज़्यादा पतला होता है, थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क होता है, तो कई बार आपको ब्लड क्लॉट्स इवैक्यूएट करने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए दोबारा जाना पड़ता है। बट सर्जरी की आमतौर पे दोबारा ज़रूरत एकदम से नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हो सकता है आपको जो ग्राफ्ट लगे वो जल्दी बंद होने लगे, आपको जो वैल लगा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, इन्फेक्शन आए, वो ये सब एक लेकिन अपवाद या एक्सेप्शंस हैं। दे आर नॉट वेरी कॉमन। ये थाउजेंड्स में हम बात कर रहे हैं किसी एक मरीज़ की। ओके। ऐसा भी होता है डॉक्टर कि बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ खत्म, अब वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रह सकते या पहले जैसे खा नहीं सकते, तो इस चीज को प्लीज दूर करिए। आप बताइए कि क्या है सर्जरी के बाद की केयर और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, लोगों को ये लगता है कि बाईपास सर्जरी के बाद उनकी लाइफ खत्म है, बट इसके जस्ट ऑपोज़िट, ये तो एक नई स्टार्ट है। इसके बाद वो सारे काम कर पाएँगे जो पहले नहीं कर पा रहे थे। अगर वो चल नहीं पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे, नई ब्लड सप्लाई की वजह से वो आसानी से कर पाएँगे, उनको कोई हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होगा और विदिन अ मैटर ऑफ 10 डेज़ वो अपने सारे काम कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं, वेट ना उठाना वगैरह, कुछ 1 आध महीने के लिए, लेकिन उसके बाद आप सारे काम कर सकते हैं। तो ये सोचना कि आप नहीं कर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई और उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अ, मैं नाम लूँगा, एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी थे, उनकी बाईपास सर्जरी 1990 में हुई थी, यूके में, ओके। पहली बार। उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने और जब, क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी काफ़ी ज़्यादा, उनको दोबारा ज़रूरत पड़ी थी 2010 में। सो पहली बार उनको बाईपास सर्जरी से 20 साल मिले, दूसरी बार उनकी 2010 में हुई, जो कि भारत में ही हुई और उसके बाद अभी तक वो ठीक थे, जो अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, बट दैट वाज ड्यू टू समथिंग एल्स। ओके। तो ऐसा भी होता है डॉक्टर की लाइफ शेल्फ होती है सर्जरी की? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बोला, लाइफ शेल्फ नहीं होती, ये सब कुछ आपके ऊपर होता है कि आप कैसे करें। अब जैसे हमने बात की, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो जिस तरह हमने आपको नई नसें दी हैं, आपकी कुदरती नसें जो भगवान ने आपको दी थी वो ब्लॉक हो गई, आपकी नई नसें भी ब्लॉक हो सकती है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लाएंगे। अगर आप अपना वेट लॉस नहीं करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो नसें हमने लगाई हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगी।
बट एक आपके पास एक निश्चित समय फिर भी होता है, एक 10-15 साल का, कि आप अपनी जीवन शैली में चेंजेस करें, और फिर ये आपके हाथ में है। देखिए ये उसी तरह है, जब एक सर्जन की तरह हम बाईपास सर्जरी करते हैं, आपको एक नई नसें 3 लगा के दे देते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको एक नई कार मिली है। अब आप ये देखिए, कुछ लोग अपनी उसी कार को 20 साल तक ऐसे चलाते हैं कि वो पता नहीं चलता, और कुछ लोग 2 साल में उनकी कार खराब दिखने लगती है। सो ये सब कुछ आपकी जीवन शैली, जहाँ पे वहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसे अपनी कार को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप हाउ वेल यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड ओवरऑल अपनी हेल्थ का आप कितना ध्यान रखते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट खान-पान के लिए आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, ये सब इस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। दूसरी सर्जरी की बात करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, इसके बारे में बताइए। देखिए ओपन हार्ट सर्जरी मोस्टली की जाती है जब हमारे हार्ट के अंदर कुछ वैल्व होते हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, आमतौर पे छोटे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं या फिर फैल जाते हैं, जिसमें या तो खून कम होने लगता है, लीक होने लगता है। उस कंडीशन में उनको चेंज करने के लिए इंडिया में ये बहुत कॉमन है, भारत में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो कि बचपन में जब हम यंग एज में रहते हैं, 5 से 15 साल की उम्र में हमारा गला ख़राब होता रहता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो काफ़ी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जिससे कि हमारा सोर थ्रोट होता है, नहीं गला ख़राब होता है, वो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, तो अनफॉर्चुनेटली उसको मारने के लिए जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को मारता है, बट सेम वैसा ही मटेरियल हमारे हार्ट वेल में होता है। ओके। तो ये हार्ट वेल्व अटैक हो जाता है एज ए इनोसेंट बाईस्टैंडर, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है उसको ये नहीं पता कि बैक्टीरिया क्या है और हमारा अपना आप क्या है। और इस तरह के जब हर आदमी जिसको इन्फेक्शन होगा, ज़रूरी नहीं है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाए, लेकिन इस तरह के कई एपिसोड के साथ आपका वेल्व धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा, तो सिम्टम्स लेकिन आपको 30 साल की उम्र में आएंगे, 20 साल के बाद। इन्फेक्शन 5 से 15 साल में होता है, लेकिन जो उसके वेल्व खराब होते होते कई बार उम्र आपकी 30 साल, 40 साल, 50 साल भी हो जाती है। और जैसे मैंने बोला, हर किसी को नहीं होगा ये, किसको होगा इट डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी, ससेप्टेबिलिटी, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी खुद की बॉडी के ऊपर। बट एक तकरीबन 15-20 साल का अंतर है जिसमें वेल्व आपका पूरी तरह खराब होगा और आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं आमतौर पे? जैसे सांस फूलना, धड़कन तेज होना, ये सबसे कॉमन है। पैरों में सूजन आना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स, तब वो हार्ट वेल्व बदलने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर एक इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, एक टेस्ट होता है जो हार्ट के चेम्बरों के बारे में बताता है, वेल्व कितना काम कर रहा है उस बारे में बताता है। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपका वेल्व चेंज होगा। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है ओपन हार्ट सर्जरी का। दो, हमारे हार्ट में 4 वेल्व होते हैं, बट जो सबसे कॉमन चेंज होता है वो माइट्रल वेल्व होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है, और एक उसके बाद नेक्स्ट एओर्टिक वेल्व, वो भी लेफ्ट साइड में होता है, और बाकी दोनों वेल्व कम होते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी कुछ होता है या कोई ऐसी मशीन आई है आज के समय में जो पहले ही डिटेक्ट कर ले कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? जैसे आपने कहा ना कि 5 से 15 साल के बीच में इन्फेक्शन हो जी जाएगा, हाँ, सो लेकिन सिम्पटम्स 30-40 देखिए साल में दिखेंगे। डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी मशीनें, इको वगैरह हैं, लेकिन अल्टीमेटली मरीज को या किसी भी नॉर्मल आदमी जिसको लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, या इसमें बेसिकली 5 सिम्टम ऐसे हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को इग्नोर नहीं करने चाहिए। चेस्ट पेन हो, अगर आपको कभी भी छाती में दर्द हो, आपकी एज कुछ कोई भी हो, किसी भी तरह का पेन छाती में ऊपर जिसको आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट है सांस फूलना, तीसरा पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन बढ़ना, चौथा चक्कर आना। ये कई बार हार्ट सर्जरी से हार्ट की प्रॉब्लम से भी होता है, चक्कर आना आमतौर पे ब्रेन, बट सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न हार्ट की प्रॉब्लम। और जो चौथा है या पांचवा लास्ट है फटीग, यानी अनएक्सप्लेन्ड थकावट, पूरे दिन रहना। इसके अलावा कुछ माइनर जैसे पैरों में सूजन आना, गले में नसें दिखना, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारे टेस्ट कराने चाहिए। उसमें इको वगैरह बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपको बता देंगे, और अक्सर बहुत सारे केसेस में मरीजों को पता होता है कि वेल नहीं काम कर रहा है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, कई साल दोबारा देखा जाता है, और जब वो सीवियर या काफ़ी ख़राब हो जाए तभी उनको चेंज किया जाता है। आपने जैसे बोला ना कि वॉल्व में जो दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि सिकुड़ जाता है या ब्लड लीकेज होने लगता है, तो मैंने एक टर्म सुना है यहाँ पे, बलूनिंग जैसा कुछ जी होता है। हाँ। तो बलूनिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस पर कब की देखिए जाती है? सो जब अर्ली स्टेजेस में वेल्व सिकुड़ गया है, और उसको अर्ली स्टेजेस में जब सिकुड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे चेंजेस नहीं है, तो उसको सिर्फ एक सिंपल
कैथेटर जो हम अपनी पैर की आर्टरी से डालते हैं और बलून करके उसको खोला जा सकता है, बट ये टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करता है। कितने दिनों तक के लिए? ये देखिए इसका टाइम पीरियड बहुत वेरिएबल है, बट 1 साल से लेकर 10 साल, कई बार और ज़्यादा भी। बट अल्टीमेटली बलूनिंग इज नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट। वैल्व रिप्लेसमेंट की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आप बलूनिंग आपको वो टाइम दे देता है। अब देखिए मान लीजिए एक लेडी है जिसकी उम्र 25 साल है, और लेडीज़ में ज़्यादा होता है माइटल स्टेनोसिस। 25 साल उम्र है, शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं हुई, तो बलूनिंग कर दी गई, 8-10 साल मिल गए। बाय द टाइम उनके 10 साल निकले, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, नाउ शी कैन हैव सर्जरी। सो इस तरह की सिचुएशंस में बहुत यूजफुल है, स्पेशली बच्चों में जब वो बहुत छोटे हैं, सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, बलूनिंग कर दी गई। और बहुत बुजुर्ग लोगों में जिसमें सर्जरी की रिस्क बहुत ज़्यादा है, बलूनिंग कर दी गई। तो इट्स ए टेम्परेरी सॉल्यूशन जो कि कुछ दिनों के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये बहुत हेल्पफुल है उन लोगों में जिनके लिए सर्जरी बहुत रिस्की है। एग्जाम्पल प्रेगनेंसी भी, प्रेगनेंसी में अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो उसको बलूनिंग के द्वारा खोला जा सकता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव की जा सकती है, और हमको विंडो मिल जाएगी जिसमें कि हम बाद में उसको कर पाएंगे। डॉक्टर आपने यहाँ पे बड़ों के तो बता दिया कि उनको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज, वो तो खुद से नहीं बता पाएंगे जी कि उन्हें बिल्कुल। चेस्ट पेन हो रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन्हें उनमें हम कैसे पता करें कि इस तरह की दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल। सो जैसे कि मैंने बताया, छोटे बच्चों में ना, न्यूबॉर्न हो या यंग एज 1, 2, 3, 4 साल, थोड़े सिम्टम्स अलग होते हैं, ये माँ बाप को देखना पड़ेगा। देखिए नंबर 1 सिम्टम जो कि बहुत कॉमनली मिस हो जाता है, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन। किसी बच्चे को बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि एक आम वायरस जो आजकल हो रहे हैं उसकी वजह से हो, लेकिन ये एक किसी अंडरलाइंग कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी वो बीमारियां जो बाई बर्थ है, जैसे दिल में छेद, कई तरह के छेद होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है, या और भी कॉम्प्लेक्स बीमारी से। तो इसी तरह किसी भी बच्चे में, छोटे बच्चे में अगर बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही है और डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ रही है, इस तरह का चेस्ट इन्फेक्शन जिसमें डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर आप बच्चे को देखेंगे तो उसकी हार्ट बीट जो है ना, कभी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि वो छोटे दिखेगी? होते हैं, या बहुत कम, बहुत कम, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली नहीं। बट जिन बच्चों को हार्ट में कोई विकार होता है, अगर आप उनके इस एरिया पे देखेंगे तो आपको दिखेगा हार्ट की एक्टिविटी, अक्सर दिख सकती है। पैल्पिटेशंस, जो उनकी हार्ट बीट बढ़ेगी, पैल्पिटेशन सिम्टम हो गया, बट यहाँ पे वो आपको हार्ट की एक्टिविटी दिखेगी, ऐसे फ्लिकर। सो अगर इस तरह का आपको हार्ट की एक्टिविटी दिख रही है बच्चों में, तो वो एबनॉर्मल है। बच्चों में क्योंकि फैट कम होता है, तो एक नॉर्मल बच्चे में भी थोड़ी बहुत दिख सकती है, लेकिन उस केस में वो बहुत एबनॉर्मली दिखेगी। तो समझ जाना है कि कोई सो रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, एबनॉर्मल प्रीकॉर्डियल एक्टिविटी इसको कहते हैं, कि प्रीकॉर्डियम में आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है। तीसरा, आपने सुना होगा कुछ बच्चे नीले पड़ जाते हैं। तो ये नीला पड़ना, ये एक खास तरह की दिल की बीमारी होती है जिसमें बहुत खास तरह के छेद होते हैं, और कई बार कई सारे डिफेक्ट होते हैं, जिससे कि हमारा खराब खून, या जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जो अच्छा खून है लेफ्ट साइड में, उससे मिल जाता है। तो नॉर्मली नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे दिल के 2 पार्ट है, 2 डिवीजन है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में खराब खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, फिर वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन भर के लेफ्ट साइड में आता है, वहाँ से पंप कर दिया जाता है। इन दोनों ब्लडों की मिक्सिंग नहीं होती। बट बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के में कई सारे विकार रहेंगे, छेद रहेंगे, कि ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो बच्चा नीला पड़ने लगेगा, इसे ब्लू बेबी कहते हैं। और कई बार ऐसा किसी इंसाइटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है, तो साइनोटिक स्पेल्स कहते हैं, वो एक बीमारी में, खास तरह की बीमारी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो कहते हैं, जिसमें 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं हार्ट में, बड़ी कॉमन बीमारी है वो, उसमें देखने को मिलता है। सो ये तीसरा हो गया, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, नंबर 1, नंबर 2 एबनॉर्मल प्रीकॉर्डियल एक्टिविटी, तीसरा ब्लू बेबी। ये 3 मेन है। इसके अलावा कई बार गर्दन की नस एबनॉर्मली दिखना, या कई बार आपने देखा होगा नाखून में कुछ उभरा हुआ रहते हैं नाखून, उसको क्लबिंग कहते हैं, उस तरह के चेंजेस। बट आमतौर पे छोटे बच्चों में यही 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा जल्दी बताएंगी कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे आमतौर पे उनकी सांस नहीं फूलती, दे आर वेरी फिट एंड एक्टिव। अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो गोद में हैं, और अगर वो चल फिर रहे हैं तो भी उनकी सांस नहीं फूलती और उनको पता भी नहीं चलता। तो उस तरह के लक्षण में नहीं पता चलेंगे। पहले जो 3 मैंने आपको लक्षण बताए वही मेन है जिनसे पता चलेगा। डॉक्टर ठीक, आपने यहाँ इसके पर साथ कुछ और, जैसे
कॉमन लक्षण है जो कि दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, पुअर फीडिंग या पुअर न्यूट्रिशन, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें भी कुछ बीमारियों में मिलती हैं। तो कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम बच्चों में इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और बीमारियों का भी पार्ट हो सकता है। एग्जैक्टली, हमें तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर जी। से कंसल्ट करना चाहिए।